अगर किसी आम आदमी का संदिग्ध हालत में मौत होती है, वो सुसाइड करता है, तो इसकी जांच पुलिस करती है। लेकिन अगर पुलिस के ही सबसे बड़े पुलिस अधिकारी जो आईपीएस रैंक के एडीजीपी रह चुके हैं, अगर वो खुदकुशी कर लें, वो सुसाइड कर लें, उनकी लाश संदिग्ध हालत में मिले, तो फिर इस केस को कौन जांच करेगा। लेकिन ऐसे में एक घटना सामने आया है हरियाणा प्रदेश से, जो सुनने के बाद हर कोई सोच में पड़ गया है। इतने बड़े अधिकारी आखिर में अपने आप को गोली क्यों मार लेते हैं। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर में वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था। क्या किसी के दबाव में आकर उन्होंने सुसाइड किया, क्या उनको कोई प्रॉब्लम थी या क्या परेशानी थी। पूरी कहानी को आप लोग को सामने सुनाएंगे और आप लोग को बताएंगे। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना हरियाणा प्रदेश से शुरू होता है। बात 6 अक्टूबर की रहती है। रोहतक के अर्बन पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज होता है, जो एक शराब कारोबारी एक शिकायत दर्ज कराता है और कहता है कि जून महीने से ही उसे ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। और जो एडीजीपी के ऑफिस है, वहाँ से जून के महीने में उसे फ़ोन आया था और फ़ोन आने के बाद उससे ये कहा जाता है कि तुम शराब के कारोबार करते हो, अगर तुम 2.5 लाख रुपए महीना रिश्वत के पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा कारोबार बंद कर देंगे, तुमको उठा के जेल में बंद कर देंगे। और इसके बाद एडीजीपी ऑफिस का ही एक हेड कांस्टेबल उस आदमी से जाके मिलता है, उससे फ़ोन पे बात करता था, उसे धमकी भी देता था। बाकायदा शराब कारोबारी उस हेड कांस्टेबल का आईडी हो चाहे जो भी चीज़ सबूत था वो रखे रहता है। और रखने के बाद एक दिन 6 अक्टूबर को जाता है और कहता है कि मैं जून महीने से ही परेशान हूँ और एडीजीपी ऑफिस से मुझे धमकी मिल रहा था और मुझे रिश्वत के लिए पैसे मांगे जा रहे थे 2.5 लाख रुपए। जैसे 6 अक्टूबर 2025 को एक केस पुलिस थाना में रिपोर्ट में लिखवाई जाती है, तुरंत उस हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया जाता है रिश्वत मांगने पे। और जब उससे पूछा जाता है कि ये बताओ तुमसे कौन कहता था मांगने के लिए, तब वो एडीजीपी ऑफिस से जो फ़ोन आता था वो कहता था कि एडीजीपी ऑफिस के जो एडीजी थे, जो वाई पूरन कुमार थे, उनके कहने पर मैं मतलब ये रिश्वत मांगता था। अब वो तो गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन एक बड़े लेवल के बड़े अफसर का नाम ले लेता है। बात ये 6 अक्टूबर 2025 की रहती है और ये जून का मामला 6 अक्टूबर को शराब कारोबारी ने एफआईआर लिखवाया रहता है। 6 अक्टूबर बीतने के बाद इधर अभी क्या बोलते हैं 7 अक्टूबर आता है, तो चंडीगढ़ के सेक्टर नंबर 11 में एक घर में एक लाश मिलती है। पुलिस को फोन जाता है, घर से पुलिस आती है, मौके पर तो देखती है ये लाश किसी और का नहीं, वही वाई पूरन कुमार आईपीएस होते हैं जो एडीजीपी पहले थे उस जगह में, जिनका नाम ये हेड कांस्टेबल लिया रहता है। अब पुलिस उनको जाती है, उनके लाश को कब्जे में लेती है और हॉस्पिटल भेजती है और वहीं से इनको 8 पन्नों का एक लेटर मिलता है और एक और पन्ना वहाँ पे भी मिलता है। और जो ये आईपीएस होते हैं, इनका फोटो आप लोग साइड में देख सकते हैं, और इनकी जो पत्नी होती है वो भी आईएएस होती है। वो हरियाणा जो सरकार है उनके साथ में, जो वहाँ के मुख्यमंत्री इनके साथ में दौरे पे थी जापान के। जब ये घटना घटा था तो उनकी पत्नी घर पे नहीं थी, वो जापान में थी, तब उनको सूचना मिला था। अब उसके बाद जो सुसाइड के बाद जो सर्विस रिवाल्वर वहीं पे रहती है, और उस टाइम जब सुसाइड किए रहते हैं उस टाइम घर में कुल मिला के 4 लोग थे। वो थे आईपीएस जो पूरन कुमार थे और उनकी बेटी और 2 नौकर थे। बेटी चली जाती है किसी काम के लिए बाहर और नौकर घर में रहते हैं, और ये नीचे जाकर बेसमेंट में एक रूम होता है, वहीं पे इनकी लाश मिलती है। सर्विस रिवाल्वर भी वहीं पे मिलता है और एक जो पन्ना रहता है उसमें लिखा रहता है जो भी इनकी संपत्ति है, जो भी चीज़ें, सब इनकी पत्नी का मतलब पत्नी के नाम पे करके गए रहते हैं, वसीयत करके गए रहते हैं। लेकिन क्या आप सोचने की बात, अब इसमें 2-3 पहलू जुड़ रहे हैं। क्या ये पहले वाला पहलू है जो 6 अक्टूबर को एक केस होता है रोहतक के अर्बन पुलिस स्टेशन में, जहां पे एक हेड कांस्टेबल गिरफ्तार होता है उस सराबारी के कहने पे, और वो इनका नाम लेता है आईपीएस पूरन कुमार का कि इनके कहने पे मैं मतलब रिश्वत मांगता था। और सोचने वाली बात यह है 29 सितंबर 2025 को इनको ट्रांसफ़र भी हो जाता है दूसरी जगह पे जहाँ ट्रेनिंग व्रेनिंग दिया जाता है। मतलब ट्रांसफ़र होने के 6-7 दिन बाद ये केस लिखवाया जाता है। तो क्या ये पूरी सोची समझी साजिश थी या बदनाम करने की साजिश थी? अब जो भी चीज़ है वो तो पुलिस पता ही लगा लेगी। और जो शराब कारोबारी है उसका भी बयान आप लोग सुनिए, वो क्या कह रहा है जब वो एफआईआर दर्ज कराता है, और उसके पहले में उसके साथ में जो जो भी चीज़ हुआ रहता है खुद उसकी जुबानी आप लोग
पूरी कहानी को सुनिए। हाँ जी, आप हमें बता सकते हैं कि आपके साथ जो भी घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी। हम रोहतक के अंदर छोटा सा शराब कारोबार का काम करते हैं। कुछ दिन पहले हमारे पास आईजी ऑफिस से फ़ोन आता है, जुलाई के महीने में, जून महीने में, और वहाँ पर हमारे को बुलाया जाता है। जो हमारे को धमकाया गया वहाँ पर बुलाकर, और सुशील से मिलने की बात कही गई भी, इनसे मिल लेना और अपना मंथली सुशील को बात कर लेना। सुशील हमारे पास मेरे ऑफिस में आया और दबाव बनाने लगा मेरे ऊपर पैसे देने के लिए, और मैंने उसका एक साक्षात्कार भी अपनी दरखास्त के अंदर वो दे दिया है। और धमकाया गया और हमारे को मजबूरन परेशान किया गया, मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया गया, और हमारे को पहले ही कारोबार में धमकियां मिल रही हैं। इस वजह से हम पूरी तरह से परेशान होने के बाद अपनी दरखास्त दी थाने में जाकर, और दरखास्त देने के बाद अपना इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई। और हम ये चाहते हैं कि सत्य आधारित जांच हो, हमारे को न्याय मिल सके। तो शराब कारोबारी की बातें आप लोगों ने सुना, वो कैसे पूरी अपनी सच्चाई, पूरी अपनी बयान बता रहा है। लेकिन कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है वो तो पुलिस पता ही लगा लेगी अब जब इसकी जांच होगी। लेकिन यहाँ पे जो वाई पूरन कुमार थे, क्या इसके वजह से उन्होंने अपना सुसाइड किया अपने सर्विस रिवॉल्वर से, कि बदनामी होगी या उनका नाम आ गया है, जो हेड कांस्टेबल जो उनके ऑफिस में उनके साल में कई साल से रहा करता था, इसकी वजह से? ये तो पहला पहलू हो गया। और दूसरा पहलू एक और भी है। आज कई सालों से हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट में उन्होंने कई शिकायतें अपनी दर्ज कराई हैं। उनको कई वहाँ पे प्रॉब्लम होती थी, जिनके निस्तारण के लिए, जिनके अच्छे व्यवस्था होने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में कई बार जाकर पिटीशन दाखिल किया था कि यहाँ पे हरियाणा पुलिस में भेदभाव होता है पुलिस में, और जिनकी जितनी बड़ी अहदा रहता है या पोस्ट रहता है उस हिसाब से गाड़ियाँ नहीं मिलती है, और छुट्टी रहते हुए भी कई बार ऐसा हुआ कि किसी लोग को छुट्टी नहीं मिलता है। एक बार इन्हीं को, इनके घर में प्रॉब्लम था, लीव था लेकिन इनको लीव नहीं दिया जाता था। तो सोच सकते हैं जब ये सब केस हाई कोर्ट में जाता है तो इनसे बड़े जो पुलिस डिपार्टमेंट में अधिकारी होंगे वो लोग तो पक्का है कि जलन होते होंगे, वो लोग भी गुस्सा होते होंगे। तो क्या सब लोग सोचे समझे साजिश था, या सब लोग क्या कहते हैं कि पूरे इनसे तंग आ गए थे, परेशान हो गए थे? बोल सकते हैं कि मेंटली एक आदमी होता है कि उसको ये रहता है, अरे यार कोई भी सिस्टम सही से नहीं चल रहा है, मैं उतना दिन से उसमें केस भी देख रहे थे। अब जो भी चीज़ है, अब पुलिस इसकी जांच करेगी, या सीआईडी जांच करे या सीबीआई जांच करे। अब तो पुलिस के इतने बड़े अफसर नहीं रहे, खुद को सुसाइड मार लिया। लेकिन जो 8 पन्नों की जो मिला है लेटर, जो पेज मिला है, उसमें मानना है कि बहुत से लोगों का नाम है जिन्होंने शायद उनके साथ में रह के गलत किया, या उस सिस्टम में जुड़े रहे, या उन्हीं का शिकायत उन्होंने किया था, या कोई लोग परेशान किया। जैसे बहुत ऐसी भी होता है कि बहुत से लोग किसी को परेशान करते हैं तो बहुत आदमी लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या मामला है अभी तो पूरी सच्चाई अब इसकी जांच होगी तब सामने आएगी, क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो भी आईएएस है और वो भी जापान से अब लौट ही रही होंगी। तो पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट आ ही गया होगा, और आगे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी इसमें शायद अगर जिम्मेदार होंगे, जो दोषी होंगे, उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर वो कहे कि इसको अच्छे तरीके से जांच किया जाएगा, जो भी लोग का नाम आएगा या जिसके वजह से सब हुआ है भाई उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं जो आदमी इतने दिन तक कोर्ट के चक्कर लगाया हो कि सिस्टम को सही किया जाए, या जिनके पास अपने लेटर भेजा हो, या जिनके पास गया हो कि ये चीज़ का प्रॉब्लम है पुलिस डिपार्टमेंट में, या चीज़ को मेरे को परेशानी हो रही है, फिर भी उसके बाद भी अगर उन्होंने नहीं गौर किया होगा तब इसकी पूरी जांच होगी। तो ये थी कहानी। तो देखिए 2 पहलू है। एक ये पहलू हो गया जो कोर्ट में केस चल रहा था, जो 8 पन्नों में शायद इन लोगों का नाम भी होगा या लिखा हो गया, जो भी परेशानी होगी वो तो मेरे को मालूम नहीं, तो जो नहीं मालूम है तो उसके बारे में क्या कहना। लेकिन 6 तारीख को जो केस में लिखवाया गया था, जो शराब कारोबारी ने लिखवाया था, जिसके बाद एक हेड कांस्टेबल की अरेस्टिंग होती है, उसे पकड़ा जाता है, और वही नाम लेता है इनका जो आईपीएस रहते हैं, जो एडीजीपी रैंक के रहते हैं। और क्या ये सोचा समझा था कि 29 सितंबर को इनका ट्रांसफ़र होता है, जब तक ये उसी जोन में एडीजीपी रहते हैं तब तक कुछ नहीं होता है, और ट्रांसफ़र होने के 6-7 दिन बाद 6 तारीख को ये केस मुकदमा दर्ज हो जाता है। उसके बाद वो हेड कांस्टेबल पकड़ा जाता है, उसके बाद वो नाम लेता है। तो देखिए आगे पुलिस सब इसकी अच्छे से जांच करेगी, या सीआईडी अच्छे से जांच करेगी। जो भी दोषी होंगे उसे हमेशा, जो भी दोषी होंगे उन्हें
पक्का बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों। अगर बोलने में कुछ गलती हो गया होगा तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा। और सबसे पहले कानूनी आता है, अगर कानून के साथ में किसी ने गलती किया हो या कुछ गलत हुआ हो तो इसको मैं भी यही सरकार से मांग करता हूँ, अच्छे से जांच होना चाहिए। जो लोग भी दोषी पाए उन पे कार्रवाई, उनको सज़ा ज़रूर होना चाहिए। और आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, आप लोग को कहानियाँ सुनाता ज़रूर हूँ, लेकिन कई बार कई कहानी सुनाते सुनाते आपका भाई का भी दिल रोने लगता है। सोच सकते हैं इतने बड़े पुलिस के आईपीएस रैंक के जो एडीजीपी थे वो सुसाइड कर लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत से आम आदमी लोग भी सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन उनकी अच्छे से जांच नहीं होती है। तो देखिए अब इस बार पुलिस अच्छे से जांच करती है या सीआईडी अच्छे से जांच करती है या सीबीआई अच्छे से जांच करती है। तो अपने भाई को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने भाई को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो पे, ये जो घटना घटी है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।